प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। कहा, केंद्र की ओर से मौजूद है हर जरूरी संसाधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के बारीपदा में संताली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लेंगी भाग। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में आज फिर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में व्यस्त। खड़गे और राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के प्रचार में झोंकी ताकत। तेलंगाना में भी नेताओं का तूफानी दौरा। आज अमित शाह और सभी दल के नेताओं का जमावड़ा। केसीआर, प्रियंका समेत ओवैसी ने भी प्रचार अभियान किया तेज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। गोवा में आज से शुरू होगा फिल्मों का महाकुंभ। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे इफ्फी का उद्घाटन। माइकल डगलस को मिलेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दिल्ली में शीतकालीन अवकाश के बाद गंभीर वायु प्रदूषण के बीच फिर से खुले स्कूल्स। श्रीनगर में सुबह छाया घना कोहरा। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ का महापर्व। विदेशों में भी बिखरी छठ की रौनक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अपडेटेड खबर यह है कि सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुकी हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। आज ही यहां इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे। उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। हालांकि बीच बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। सिलक्यारा सुरंग, जैसा कि आपको पता है कि 40 मजदूर वहां पर दिवाली के बाद से ही लगातार फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उनके खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस लिहाज से क्योंकि जो टनलिंग का कार्य है, जो सुरंग खोदने का कार्य है मलबा हटाने के लिए, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। 4 इंच की पाइप की जगह अब थोड़ा सा उसका व्यास बढ़ा दिया गया है। 6 इंच की खुदाई का काम लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी ही ये बचाव कार्य को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र से हर संभव सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ श्रमिकों के मनोबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओपी यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं सिलक्यारा सुरंग के पास से। ओपी, बहुत धन्यवाद। क्या अपडेट है आपके पास और ये जो राहत कार्य हैं उसमें आपके पास क्या अपडेट है?
जी, ये 12 तारीख को जब ये घटना घटी थी दीपावली के दिन, तब से ही लेकर बचाव और राहत कार्य लगातार जारी रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें बहुत ही बेहद संजीदा तरीके से इसमें गंभीरता से लेते हुए एक्शन मोड पे काम किया और अभी इस पर मिशन मोड से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल यहाँ 3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं और इसके अलावा एक जो भास्कर खुल्लर है, पूर्व सलाहकार पीएमओ के, वो भी यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की और आपदा राहत से संबंधित जानकारी ली। केंद्र की तरफ से हर मदद का आश्वासन देते हुए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर समन्वित प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है। यही वजह कि इस पर न केवल मिशन मोड पे काम हो रहा है बल्कि मल्टी एंगल पे 6 अलग अलग बिंदु बनाकर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो टनल का शुरुआती पॉइंट है जिसको बलकोट कहते हैं, उस जगह से टिहरी डैम से संबंधित जो इंजीनियर टीम जल विकास निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं और इसका जो एंडिंग पॉइंट है सिलक्यारा, वहां पर नवयुगा जो कंपनी है वो ड्रिलिंग का काम कर रही है। दोनों जगह हॉरिजॉन्टल काम किया जा रहा है और ड्रिलिंग मशीन जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ एक एस्केप टनल बनाई जा रही है ताकि पैरेलली एक दूसरा एक्शन मोड पे बचाव राहत का प्रयास किया जाए। इसके अलावा इस टनल के ऊपर जो पहाड़ी का एरिया है, उस पहाड़ी के एरिया पर सतलुज जल विकास निगम द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने 4 मुख्य बिंदु ऊपर तय किए थे जिनमें से 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जहां ड्रिलिंग करके सीधा पाइप के जरिए वहां पानी, भोजन और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचाने के अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और बाद में अगर ये मॉडल सक्सेस रहा तो इसी के जरिए मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा ओएनजीसी की भी 2 अलग अलग पूर्व साइड और पश्चिम साइड में दाएं बाएं ड्रिलिंग के लिए रास्ता तैयार करने और एक छोटी टनल बनाने का काम जारी है। तो कुल मिलाकर 6 बिंदुओं पर इसमें काम हो रहा है। वहीं रोबोटिक सिस्टम का भी अपनाया जा रहा है। जो पाइप है उसमें छोटे माइक्रो रोबोट को भेजकर इस कार्य की संवेदनशीलता और अन्य तरह की जरूरत से संबंधित जानकारी लेने के लिए रोबोट का प्रयोग किए जाने पर भी सरकार और संगठन लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं, नॉर्वे, थाईलैंड और अमेरिका के अलावा जो देश में अन्य जो टनल से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है। वो सभी मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें NHIDC के जो प्रबंध निदेशक है वो इसकी कोऑर्डिनेशन टीम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिम्मेदारी दी है कि आप सबके साथ समन्वित और सतत प्रयास करें। इसके अलावा जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार संवाद किया जा रहा है वॉकी टॉकी के जरिए, और जो पाइप है 6 mm की उसके जरिए उनसे बातचीत की जा रही है। मजदूरों के जो परिजन है वो यहाँ आए हुए हैं तो उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ काउंसलिंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है। अस्थायी एक पुलिस चौकी बना दी गई। वहीं दूसरा एक छोटा मोबाइल हॉस्पिटल भी खोला गया है। उस हॉस्पिटल में रोज न केवल उनकी काउंसलिंग की जाती है जो परिजन है मजदूरों के, बल्कि मजदूरों को भी किस तरह की समस्या हो रही है उसके निदान कैसे हो, उनको मानसिक तनाव न हो और वो फाइबर लेस अभी भोजन ले रहे तो उसके दौरान कोई दिक्कत उनके स्वास्थ्य और भोजन से संबंधित न हो, इसके लिए भी पौष्टिक आहार उन तक पहुंचाया जा रहा है। जी ओपी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो अपडेटेड सिचुएशन है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक दी, लेकिन क्या सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन आपूर्ति की हो रही है? क्या मजदूरों को सांस लेने में तो दिक्कत नहीं आ रही है? और जिस तरह से आपने कहा कि प्रयास ये किया जा रहा है कि उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और जो ये 6 pronged स्ट्रैटेजी जो आपने बताया कि 6 बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है, कुछ आश्वासन आपको मिला है कि ये काम कब तक पूरा होने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी तो ये मेरे ख्याल से आज ये 20 तारीख हो गई, तो 7 से 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। कोई टाइमलाइन मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे, राज्य के मुख्यमंत्री धामी आए थे। इससे 3 दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव अनुराग जैन आए थे। इसके अलावा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी और एडवाइजर और अन्य एक्सपर्ट टीम आई थी। तो इसमें लगातार हर दिन नए नए विशेषज्ञ और भारत और राज्य सरकार के जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री स्तरीय व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें इस मामले की गंभीरता आप बेहद समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है इस मसले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, जो उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं और भारत की अन्य जो हिमालय रीजन की पहाड़ियां हैं, वो जो ग्लोबल स्तर पे हम देखते हैं भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही नाजुक और संवेदनशील पहाड़ियां हैं। इनमें बहुत ही जो मिट्टी और जो सॉफ्ट रॉक पाया जाता है। तो जब ड्रिलिंग करते हैं या इनकी खुदाई करते हैं तो उनके ढहने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। यही वजह कि ये टनल बनाते समय ये हादसा घट गया। ये तकरीबन 4.5 साल से कार्य चल रहा था और इसमें 70% काम हो गया था। मात्र 400 मीटर का काम रहता, उसी दौरान ये हादसा घटा है। लेकिन
इसमें काम करने में दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है जो अमेरिकन ऑगर मशीन जो लाई गई थी और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम इसमें हो रहा था सिलक्यारा टनल की साइड से, लेकिन जब मशीन चल रही थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1570 हॉर्स पावर की मशीन है। तो जब ये काम करती तो बहुत ही तेज स्तर से कंपन होता है और कंपन के दौरान इस तरह के इंजीनियर्स को संभावना रहती है कि कहीं मलबा फिर से न गिर जाए, इसलिए बीच बीच में इसको मशीन को रोकना पड़ता है। इसके अलावा ये जो मशीन है इसको डीजल के जरिए संचालित किया जा रहा है, तो डीजल की धुआं होने से जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से बीच बीच में इसको रोका जाता है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो मलबा है बहुत ही सिल्टी है और जब ये जो पहाड़ी जो टनल जहाँ बन रहा है इसमें जल स्रोत ऊपर बहते हैं, तो इससे क्या है कि थोड़ा गीलापन बना रहता है, तो ये क्या रिश्ती रहती है मिट्टी, तो इसको लेकर भी इनको एक चिंता रहती है कि कहीं हम काम करें और फिर से वापस मलबा आके रिकवर न करे इस जगह को। इसके अलावा क्या है, जो अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई है इसमें बड़े बड़े बियरिंग होते हैं, तो जब हार्ड स्टोन को जब ये क्रश करते हैं तो चलते के दौरान ये घिस जाते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उस दौरान जो बियरिंग है उनको भी बदलना पड़ता है। तो ऐसे कई मोर्चों पे कई स्तर पे इसमें टाइम टेकिंग का एक्शन आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। इसके अलावा क्या है कि जब ये मशीन चलती है तो चलने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा हादसा नहीं घट जाए कि जो मजदूर है उनको बचाने में ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो इसको लेकर विशेषज्ञ कई तरह के एंगल पर काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह जो स्केप टनल बनाई जा रही है ना, वो अभी बनी नहीं थी, तो इसको फिर से बनाया जा रहा है। तो एंड पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है दोनों जगह हॉरिजॉन्टल मोड पे वो जो अलग से एक टनल बनाई जाएगी तो उसमें थोड़ी और तेजी आएगी। इसके अलावा जो कल केंद्रीय मंत्री आए तो उन्होंने भी कहा कि आप हर मोर्चे पे हर एंगल से काम करिए, किसी एक विकल्प के भरोसे हमें नहीं रहना है। तो यही वजह है कि जो खाना देने का काम या 6 इंच की जो पाइप है उसके जरिए किया जाता है, लेकिन इसी पाइप के साथ साथ अब 900 mm के जो बड़े 6 मीटर के पाइप लगाए जाते हैं और तकरीबन 22 मीटर के पाइप डल चुके हैं और ये जो मलबा है तकरीबन 70 मीटर तक का आकलन बताया जा रहा है। तो इसमें 22 मीटर का डल चुका और आगे का काम अभी जारी है। इसके कहीं कोई दिक्कत न हो, कोई अवरोध न हो, इसको देखते हुए जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर 2 पॉइंट बनाए गए हैं ओपी आप मेरे साथ बने रहिए और इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रास्ता क्लियर करने का काम कर रहा है और तकरीबन 24 घंटे से लगातार जारी है। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे हैं और उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम ओपी के पास चलेंगे। I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. तो प्रोफेसर अर्नोल्ड ये स्पष्ट तौर पर कहते हुए कि जो काम चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। ओपी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आपने बताया कितने दूरी तक मलबे को हटाने का काम पूरा हो गया है। आपने शायद बताया कि 70 mm तक मलबा है, उसमें 22 mm तक निकालने का काम हो गया है। थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें और उससे थोड़ा अंदाज लगेगा कि ये कितना जल्दी इस मलबे को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है और क्या मजदूरों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है खासतौर पर सांस लेने में। जी, ये टनल 4.5 किलोमीटर की है और इस 4.5 किलोमीटर की टनल में अगर अपन एंडिंग पॉइंट की बात करें जिसको सिलक्यारा पॉइंट बोलते हैं, सिलक्यारा एक गांव है जिसके बाद, तो इसमें 200 मीटर तक ये इसकी टनल की ड्रिल खुदाई करके रास्ता क्लियर किया हुआ था पहले से ही, और 200 मीटर के बाद तकरीबन 70 मीटर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि मलबा उसमें गिर चुका। उसके बाद 2 किलोमीटर तक बिल्कुल पूरा खाली रास्ता है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। और जहां तक आपने मुझे बताया कि ये ड्रिलिंग का काम कितना, तो इसमें 22 मीटर तक का तो ड्रिलिंग हो गया और 24 मीटर तक पाइप डले हुए हैं। लेकिन जब भी टनल में पाइप डाले जाते हैं तो 203 मीटर का पाइप बाहर रखा जाता है, क्योंकि अगला पाइप जब हम लगाएंगे तो उस पर वेल्डिंग करनी होती है। तो 3 मीटर का पाइप बाहर और 22 मीटर के अंदर है। ये पाइप 99 mm के हैं, 999 mm के हैं और 22 मीटर तक अंदर फिट हो चुके हैं और 3 मीटर ये खाली है। इसके अलावा जो बाकी 36 मीटर तक का जो रास्ता अभी टनल का संभावित जो मलबे का दबा हुआ वो भी होना बाकी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मजदूरों को क्या दिक्कत हो रही, मजदूरों को अभी तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो रही। एक तो ये मजदूर सालों से इस तरह के टनल में काम करने के अभ्यस्त रहते हैं, दूसरा इसी टनल में बीते 4 साल से काम कर रहे हैं, तो ये हैबिचुअल है और इनकी जो स्टेमिना एक आम सामान्य नागरिक जो हम बाहर घूमते फिरते हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है। तो इनको डर लगने की कोई बात नहीं है और उनकी जो स्टेमिना इतनी मजबूत है कि इनको किसी तरह का भय नहीं है। इसके साथ ही इसमें लाइट की बेहतरीन व्यवस्था है। पानी के जो सोर्स है वो ऑलरेडी इसमें नेचुरली फ्लो हो रहा है,
थोड़ा थोड़ा झरने से पानी रिसता रहता है, तो वो मजदूर वही पानी पी रहे हैं। और उनके खाने पीने के लिए पौष्टिक भोजन के आधार पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा जो मुरमुरे हैं, कुरकुरे हैं, भुने हुए चने हैं, इस तरह की चीज़ें जो छोटा पाइप है 6 mm का, उसके जरिए पंपिंग करके हवा के प्रेशर से पहुंचाई जा रही है। लेकिन चिकित्सकों की टीम ने कहा कि अभी तक ये स्वस्थ है क्योंकि इनकी स्टेमिना मजबूत है, लेकिन फिर भी हमें पैरेलली इनके लिए अन्य फाइबर आधारित भोजन भी पहुंचाने की जरूरत है। और यही वजह कि जो टनल में पहाड़ी के ऊपर जो वर्टिकल मोड पे ड्रिलिंग का काम किया जाएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान यही रखा जाएगा कि खाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था ऊपर से भी हम कर दें, जिसमें सब्जी है, दाल है, अन्य पौष्टिक भोजन उन तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक मजदूर बहुत सुरक्षित है। कल केंद्रीय मंत्री खुद आए, तो उन्होंने भी मजदूरों से बात की, मजदूरों के परिजनों से बात की। दिन में 2-3 बार जो भी परिजन है उनको संतुष्ट करने के लिए, उनका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी पाइप के जरिए जो मजदूर है, उनके परिजन है, उनके सगे संबंधी, उनसे बातचीत करवाई जाती है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी मजदूर को कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है या कोई परेशानी है या मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, बस केवल इसमें समय लग सकता है, बाकी देर है, अंधेर नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह इस कार्य को गंभीरता से लिया है, पीएमओ की टीम पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ है, वो पहाड़ी पर खुद जा रहे हैं, नीचे सर्वे में उनकी भूमिका है, टनल में वो बार बार जा रहे हैं, बाहर आके मीडिया से भी संवाद कर रहे हैं, परिजनों से भी लगातार बात कर रहे हो। यहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही स्मूथ और शांत वातावरण है, किसी तरह के कोई भय और हलचल में कोई तीव्रता नजर नहीं आ रही है। बस काम तेजी से हो रहा है, लेकिन स्मूथली हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओपी यादव। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और पूरे देशवासियों को यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी राहत और बचाव का कार्य है वो पूरा किया जाए और सभी हमारे जो मजदूर साथी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की बात करेंगे। आप देख रहे हैं समाचार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिनों आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया है और उसके बाद आज से दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में होनी है। इस बेहद महत्वपूर्ण वार्ता के लिए आज सुबह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग दिल्ली पहुंच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मर्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत आ चुके हैं। आपको बताएं कि रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। फोन लाइन हमारे साथ मौजूद है अमृतपाल सिंह। बहुत धन्यवाद अमृत, वक्त निकालने के लिए। ये जो 2+2 वार्ता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कौन से एजेंडे प्रमुख तौर पर शामिल हो सकते हैं आज? देखिए, ये जो 2+2 इनका डायलॉग है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग है। प्राइमरीली डिफेंस कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, जो रीजन है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, खास करके इंडो पैसिफिक की, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है क्वाड का, जिसके दोनों मेंबर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक फ्री, इंक्लूसिव, फेयर, ओपन इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना, उसकी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को इन्फोर्स करना, इन्विजन करना और इन्फोर्स करना। और दूसरा स्ट्रेटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों में। वो सभी ब्रॉड एरियाज कवर करते हैं। म्यूचुअल जो इश्यूज पर इनके स्टैंड्स हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, मल्टीलैटरल फोरा पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, रीजनल इश्यूज पे, यूनिलैटरल डोमिनेशन जैसे कुछ मुल्क इस रीजन में करने की कोशिश करते हैं, उसको स्टॉप करना, फिर अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, उसको ब्रॉड बेस करना। तो ये सब मुद्दे 2+2 में डिस्कस होते हैं। पर ये जो मीटिंग है, ये इसलिए जो आज और कल होगी,
इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो क्वाड समिट इंडिया होस्ट कर रहा है जी, जनवरी जी। में, तो वो डिस्कस होगी, वो प्रोमिनेंटली फिगर करेगी जब चारों मंत्री मिलकर भी बैठेंगे और दोनों रक्षा मंत्री और दोनों विदेश मंत्री आपस में अपनी अलग अलग वार्ता करेंगे। तो अमृतपाल सिंह जी, हमने ये देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे मोर्चों पर अब नजदीक होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के पहली बार शायद हुआ है कि ट्रेड के लिहाज से उन्होंने मैक्सिमम टैरिफ ऑफ लाइंस भारत के लिए खोली। मुझे याद आता है एक्टा, जो अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, और ये बहुत सफल उदाहरण रहा है दोनों देशों को आर्थिक तौर पर और करीब लाने का। और मुझे पता है कि सीए जो है वो भी उस पर वार्ता चल रही है। 7 राउंड्स की वार्ता हो चुकी है, अक्टूबर में कंप्लीट। शायद इस साल तक जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दोनों ही देशों के बीच में हो जाए। क्वाड और सीईसीए, ये दोनों ही मोर्चों पर दोनों देश और कितने करीब आ सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का भारत के और करीब आना उस पूरे क्षेत्र के लिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्या संदेश देता है? ठीक है जी, आपने दो बातें पूछी जी, हैं, जी। एक क्वाड के संदर्भ में, दूसरा सीएसीए के संदर्भ बिल्कुल। में। क्वाड के संदर्भ में दोनों देशों की जो राय है, जो मत है कि ये जो रीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी, और क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड लेन्स, सी लेन्स यहाँ से पहुंचती हैं, गुजरती हैं, बहुत ट्रेड वॉल्यूम्स होते हैं, तो उसके लिहाज से इसको सिक्योर रखना। और दूसरा, जैसे कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ हमारे साथ, भारत के साथ एग्रेशन नहीं किया है, जी, जी। वो हमने देखा है साउथ चाइना सी में एग्रेशन किया, फिलीपींस के साथ किया है, तो वो उसको अपना एक बैकयार्ड समझते हैं और एक यूनिलैटरल डोमिनेशन करना चाहते हैं। उस पर दोनों की एक मत है और वो कोऑपरेशन क्वाड में भी दिखती है। और क्योंकि ये क्वाड की बैठक जनवरी में होने वाली है, तो ये प्रोमिनेंटली डिस्कस होगा और उसके कंटूर्स फाइनलाइज किए जाएंगे। दूसरी बात आपने की सीएसीए की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्टा को आप एक इंटरिम ट्रेड डील देख सकते हैं, जो आपके ट्रेड वॉल्यूम्स नीचे जा रहे थे, करीब 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे जा रहे थे। हालांकि उसके रीजंस दूसरे भी थे, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, वेस्टर्न इन्फ्लेशन, ये वो। पर सीएसीए अपने एडवांस स्टेज पे है निगोशिएशंस पे। दोनों ही साइड्स की कोशिश ये रहेगी कि जब प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीजी आए यहाँ जनवरी में, तो तब ये साइन हो जाए। एडवांस स्टेज पे निगोशिएशंस हैं, और आपने जैसे कहा कि बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप करीब 90% तक गुड्स एंड सर्विसेज में आप जीरो ड्यूटी पे ले आएंगे ऑस्ट्रेलियन गुड्स की मार्केट एक्सेस। भारत की अबाउट 70% अब जीरो फ्री ले आएंगे। तो दोनों देशों को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सभी सेक्टर्स में, स्पेस में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, बेवरेजेस में, वाइन में, इन सब एरिया, क्रिटिकल मिनरल्स में जो आपको बहुत बुरी, मतलब आपको बड़ी शिद्दत से चाहिए, तो वो आपकी वो एवेन्यूज ओपन हो पाएंगे दोनों मुल्कों के ट्रेड टाइज को आगे बढ़ाने में। जी। एक चीज और थोड़ा सा हम इसको और क्वालिफाई कर दें अमृत जी आपके साथ ये मिलकर के, कि शायद ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो ट्रेड रिलेशंस है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं, उसमें एक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास रॉ मटेरियल्स बहुत है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि मिनरल्स उनके पास बहुत हैं, जिसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पहली तरह का समझौता, भारत एक एडवांटेज की स्थिति में नजर आ रहा है। पीपल टू पीपल टाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मिलियन जो इंडियंस हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 26 मिलियन में अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन इंडियंस की है, तो वो भी भारत के स्किल्ड मैन पावर के लिहाज से, जिसको शायद और खोलने की बात चल रही है, जिसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, उसमें भारत के जो स्किल्ड मैन फोर्स है उनको भी फायदा होगा। और मेरे ख्याल से 1 लाख या एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि शेफ्स और जो स्पेशलिटी ट्रेड एरियाज हैं उनमें भारत के लोगों को और मौका मिलेगा। लेकिन आपसे जो मैं राय लेना चाहता हूं वो डिफेंस के बारे में लेना चाह रहा हूं, जो कि अभी मालाबार ऑपरेशन मालाबार दोनों ने एक साथ किया। डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के दोनों देश किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स? देखिए, डिफेंस के दो पहलू हैं अजय। एक तो आपने जो एक्सरसाइजेस की बात की, मालाबार एक्सरसाइज, अभी आपकी पहली इस साल आपकी पहली सबमरीन, नेवल सबमरीन
डॉक की ऑस्ट्रेलिया में। आपके C-130, आपके नेवल डॉनियर्स, उनके रॉस सीलिंग आइलैंड्स पर गए, तो आपकी एक ऑनगोइंग एक्सरसाइजेस हैं उनके साथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको, इस एरिया को, इस थिएटर को, इंडो पैसिफिक के, अगर आपने सिक्योर करना है तो आप साउथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेट करें, नॉर्थ में, मैं इंडो पैसिफिक के लिहाज से कह रहा हूँ, नॉर्थ में जापान के साथ कोऑर्डिनेट करें, और यूएस का क्योंकि इस थिएटर में इंटरेस्ट है, उनके साथ आप कोऑपरेट करें और इसको सिक्योर करें। तो वो कोऑपरेशन है एक लेवल की, उसको डीपन और ब्रॉडन करने की बात है। दूसरी जो आपने अहम बात की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, डिफेंस को प्रोडक्शन कोर पे है। आपको अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी उनके क्रिटिकल मिनरल्स की, रेयर अर्थ मिनरल्स की, आयरन ओर की, मैग्नीज की, जो आपकी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास एक ये सब मिनरल्स हैं, पर उस तरह की क्षमता जो आपने, और आपके पास जो पॉपुलेशन डिविडेंड है, स्किल्ड मैन पावर का डिविडेंड है, आप उसको यूटिलाइज कर कोऑपरेट करके आप यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और एग्रीएबल टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनको दे सकते हैं। तो वो एक मार्केट भी है आपके लिए और कोऑपरेशन भी है जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। कुछ टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो आपसे आगे हैं, वो आप टेक्नोलॉजी उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, आपके पास पॉपुलेशन डिविडेंड है, आपकी पॉलिसीज इन प्लेस हैं मेक इन इंडिया की, और एक अरसे से हैं। तो वो जो डिफेंस को प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट होगा, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद अमृतपाल सिंह इस चर्चा के लिए। और मुझे लगता है कि जब से एक्टा हुआ है, जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में भारत से, वो 12% बढ़ चुका है, और जो टेक्सटाइल है वो 20% बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही क्षेत्र में जब ट्रेड बढ़ रहे हैं, तो 2+2 वार्ता न केवल व्यापारिक लिहाज से, बल्कि रक्षा और जो रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच, उसके लिहाज से ये आज और कल का दिन, और 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड के लिहाज से भी बहुत ही अहम होने जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की फोन पर बात, सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी, कहा केंद्र की ओर से मौजूद हैं हर जरूरी संसाधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के बारीपदा में संताली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में आज फिर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में व्यस्त। खड़गे और राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के प्रचार में झोंकी ताकत। तेलंगाना में भी नेताओं का तूफानी दौरा जारी। आज अमित शाह और सभी दल के नेताओं का जमावड़ा। केसीआर और प्रियंका समेत ओवैसी ने भी प्रचार अभियान किया तेज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। गोवा में आज से शुरू होगा फिल्मों का महाकुंभ। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे इफी का उद्घाटन। माइकल डगलस को मिलेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दिल्ली में शीतकालीन अवकाश के बाद गंभीर वायु प्रदूषण के बीच फिर से खुले स्कूल्स। श्रीनगर में सुबह छाया घना कोहरा। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ का महापर्व। विदेशों में भी बिखरी छठ की रौनक। और खबरें चुनावी राज्यों से।
राजस्थान में 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं और यहां पर प्रचार अभियान लगभग अब अपने आखिरी दौर में है। आज प्रधानमंत्री मोदी लगातार राजस्थान के रण में पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में डटे हैं। आज उनकी पहली विजय संकल्प सभा पाली के जार्डन में होगी और उसके बाद वो पीलीबंगा में रैली करेंगे। फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है, जो लगातार राजस्थान में विजय संकल्प सभा के जरिए पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर के साथ प्रचार अभियान चला रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटियों के जरिए फिर से एक बार सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी उनके साथ प्रचार में जुटे हैं। खड़गे सबसे पहले अनूपगढ़ से सियासी हुंकार भरेंगे, तो दोपहर बाद वो हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। कल दौसा में राहुल गांधी ने रैली की और वहां मतदाताओं को यकीन दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कई रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे। उधर तेलंगाना में भी आज तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा। भाजपा नेता अमित शाह आज वारंगल में रैली करेंगे। इसके अलावा शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ओवैसी ने भी एआईएमआईएम की तरफ से मोर्चा खोल रखा है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर फिर से मतदान के आदेश दिए हैं। यह पुनर्मतदान 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान अधिकारी आवश्यक सामग्री के साथ आज रवाना होंगे। पुनर्मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में स्याही लगाई जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन ने किस तरह से बदली अस्पतालों की तस्वीर, इसका बेहतर नमूना है बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। करीब 3 करोड़ रुपए के अनुदान ने इस अस्पताल की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी की वजह से लोगों का सरकारी अस्पतालों के प्रति अब नजरिया भी बदला है। और क्या खास है बेलगावी के अस्पताल में, इस पर बीम्स के निदेशक से खास बातचीत की और जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी ने किस तरह बदली है बिम्स की तस्वीर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिम्स के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सेठी साहब। सर, किस तरह बदली है आपके यहाँ? सर, एक्चुअली इधर स्मार्ट सिटी ने हमको एक हाईटेक एम्बुलेंस दिए सर, और मॉड्यूलर ओटी दिए सर, एंड डिफिब्रिलेटर एंड नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर फॉर MICU, एंड टोटल 3 करोड़ का हमको वो अनुदान दिए सर। मीन्स वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें बना के दिए सर। इससे हम एक्चुअली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किए सर। इससे एक्चुअली मॉड्यूलर ओटी से क्या हो गया सर, हमारा इन्फेक्शन रेट टोटली रिड्यूस हो गया सर एक्चुअली। एंड डेली वी आर डूइंग 8 to 12 ओटीज सर। मैक्सिमम इम्प्लांट्स, ये हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, मैक्सिमम वी आर यूटिलाइजिंग दैट मॉड्यूलर ओटी फॉर आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट सर। एंड ऑल्सो वो ABRK से इधर पुअर एंड नीडी पीपल दे यूज टू कम टू दिस हॉस्पिटल सर। दिस केटर्स वेरी लार्जर एरिया। हमको पेशेंट्स महाराष्ट्र से आते सर, गोवा से आते और उत्तर कर्नाटक से आते सर, इधर बागलकोट बीजापुर से भी इधर आते सर। इट इज़ हायर सेंटर सर। कोरोना के समय 2021 के अंदर बिम्स के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं OT तैयार किया गया था। किस तरह का ये OT है, क्योंकि इसे स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया गया। हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर विशाल हैं। विशाल, किस तरह से यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में OT
तैयार किया? लाइक कैसा था सर, पहले जो गरीब लोगों का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास देखने का जो नज़रिया था वो टोटली चेंज हो गया है। लाइक स्मार्ट सिटी के बाद इन्होंने कैसा है 7 से 8 इक्विपमेंट सप्लाई किया है। मॉड्यूलर ओटी रहने दो सर, नया आईसीयू वेंटिलेटर्स, आईसीयू कॉट्स, हाईटेक एम्बुलेंस, ये सब इक्विपमेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको देखने मिलते हैं, ये पूरा यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुविधाएं मिल रही है सर। लाइक आप देख सकते हो मॉड्यूलर ओटी जहाँ पे पर डे 7 to 8 ऑपरेशंस होते हैं सर। यानी लाइक एक गरीब से गरीब इंसान भी जो पैसे के कारण बाहर ऑपरेशन नहीं करवा सकता है तो यहाँ पे हो सकता है उसका। और एक अच्छा चीज़ क्या है यहाँ पे कि एक एज ए बेलगाम कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर शेयरिंग के कारण महाराष्ट्र साइड के भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको भी फैसिलिटी है कि यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं सर। क्या क्या इक्विपमेंट आप लोगों ने इसमें लगाए थे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और कुल कितनी लागत से ये ओटी तैयार हुआ? सर ये पूरा टोटल हमने 3 पार्ट में काम किया था यहाँ पे, ट्रॉमा ए, ट्रॉमा बी एंड देन इम्प्रूवमेंट ऑफ बीम्स हॉस्पिटल सर। कुल मिला के अराउंड 3 CR में हमने काम किया है सर यहाँ पे। उसमें इंक्लूडिंग हाईटेक एम्बुलेंस, आईसीयू कॉट्स, आईसीयू वेंटिलेटर्स, मॉड्यूलर ओटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ बीम्स हॉस्पिटल, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड मॉड्यूलर ओटी, ऐसा सब काम करके 3 करोड़ का हमने काम किया है सर यहाँ पे। ये जो आधुनिक मशीनें हैं ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल में कैसी फीलिंग रहती है जब मरीज आता है? ये सर वही जो अगर हमने भी जैसा सेम यहाँ पे जो काम करने वाले डॉक्टरों को पूछा, इवन पेशेंट लोगों को पूछा, तो वो बोलते कि हम थैंकफुल है स्मार्ट सिटी के लिए। बेलगावी स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान कर रही है बल्कि यहाँ पर ओटी को आप देख सकते हैं कितना आधुनिक बनाया है, पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ओटी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर वसंत कुमार नामसिवायम के कारगिल में क्वालिफाइंग तिथि के रूप में फोटो मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के संबंध में जिला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और अधिकारियों समेत राजनीतिक दलों के साथ साथ नए मतदाताओं को जोड़ने, विवरण में सुधार करने, निवास स्थान परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा किया। रोल ऑब्जर्वर ने संभावित मतदाताओं को लक्षित करने वाले जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए रोल में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करने के लिए 2 और 3 दिसंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर आज एक भीषण आग लग गई और आग 40 नावों तक फैल चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। All the fishes which are parked, all the boats which are parked in the fishing jetty number 1, jetty number 0. One of the ships actually caught fire where some boys were there late night. Probably they were all partying, and luckily the other boatsmen, they came and cut it off, de-anchored it, and then let it off into the sea. And that particular ship which had caught fire, it had full tank diesel and gas cylinders. दिल्ली और एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में आज फिर से स्कूल खुल चुके हैं। इससे पहले ग्रेप 4 के तहत लागू प्रतिबंधों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को हटा लिया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक नोट जारी कर 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अभी अन्य गतिविधियां और सभाएं आयोजित करने के आदेश नहीं हैं। हालांकि स्कूल खोलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। स्कूल आने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी गई है ताकि धूल मिट्टी हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश न कर पाए। दूसरी ओर दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। नहाय खाय से शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान छठ की जबरदस्त रौनक छाई रही।
चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज तड़के व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद उनकी और छठी मैया की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। ये व्रत कुल 36 घंटों का था। ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत घर की महिलाएं रखती हैं। ये व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। ये त्यौहार ऐसा है जब पूरा परिवार ही क्या बल्कि पूरा गांव और आसपास का पूरा इलाका एक साथ भक्ति के माहौल में डूबा रहता है। इस वक्त हम आपको बिहार समेत देश भर की छठ महापर्व की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नीला जैकेट और लाल पैजामे पहन के आया है। भगवान सूर्य को समर्पित ये महापर्व न केवल देश बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और उगते सूर्य के साथ साथ अस्त होते सूर्य को भी अर्घ देने की परंपरा खास तौर पर बिहार में मिथिला क्षेत्र में यह पर्व बहुत ही प्रसिद्ध। नेपाल के भी कुछ हिस्से में इसको बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर जिले में छठ पूजा में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। छठ की छटा ऐसी है कि वो केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी स्पष्ट नजर आती है। आपको दिखाते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीरें, जहां पर लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया। अपने देश के संस्कारों के साथ जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। पड़ोसी देश नेपाल में भी छठ की धूम देखी गई। राजधानी काठमांडू में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बक्सा असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां पर यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की। उधर हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा के पहले चरण में 3 जनजातीय जिलों जिसमें किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बीते दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिले से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। चौवनवां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आज से गोवा में शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह आज शाम को
बॉम्बेलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचिंग ईस्ट पहली और अमेरिका की फेदरवेट अंतिम फिल्म होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफ्फी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। IFFI has been a beacon of cinematic excellence, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफ्फी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Douglas, Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। अर्जेंटीना के अगले राष्ट्रपति दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में माइली ने कहा कि देश की स्थिति बहुत गंभीर है।
उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का वायदा किया। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है। अर्जेंटीना के चुनाव प्राधिकरण के अनुसार चुनाव में जेवियर माइली को 55.8% और अर्थव्यवस्था मंत्री सर्जियो मस्सा को 44.2% वोट मिले। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका में दक्षिणपंथी उदारवादी जेवियर माइली की तुलना डोनाल्ड जे ट्रंप से की जाती है। 53 वर्षीय माइली एक अर्थशास्त्री जरूर है, पर उनके पास सही मायने में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वह देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अर्जेंटीना में 140% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस दशक की सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहा अर्जेंटीना शायद अब एक बार फिर से रिसेशन की ओर जाने के कगार पर है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर वो कैसे इस चुनौती से सामना करते हैं, देखना होगा। उधर इजराइल में गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए। इसके साथ ही अन्य खुफिया जानकारियां भी जुटाने का सेना ने दावा किया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे एक सुरंग बनी हुई है। उसके इंजीनियर्स ने 10 मीटर गहरी और विस्फोटक रोधी सुरंग का पता लगाया। इसका इस्तेमाल इजरायली बलों को कमांड सेंटर्स और हमास से संबंधित भूमिगत संपत्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। वहीं इजराइल के दावे पर हमास ने अपनी सफाई दी है। हमास ने स्वीकार किया कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें हैं जो पूरे फलस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उसके पास कोई सुरंग नहीं है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी के अनुसार सेना ने शिफा अस्पताल से और भी खुफिया जानकारियां जुटाई हैं, जिससे साबित होता है कि कॉर्पोरल नोवा मार्सियानो हमास द्वारा शिफा अस्पताल में बंधक बनाया गया एकमात्र बंधक नहीं था। अब वो बंधकों के ठोस सबूत साझा करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों में एक नेपाल से और दूसरा थाईलैंड से है। हगारी ने कहा कि दुनिया को याद रखना चाहिए कि हमास ने बुजुर्गों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और नवजात शिशुओं को बंधक बना रखा है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि ये उनका दायित्व है कि वे सभी बंधकों को घर वापस लेके आएंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस दौरान कल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को खत्म करने की अपील की। इससे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इजराइल पर इस्लामी राष्ट्रों से तेल और खाद्य प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। इससे पहले सऊदी अरब और की राजधानी में अरब लीग के सदस्यों के बीच एक संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अरब लीग के कई राष्ट्र इजराइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर सहमत नहीं हुए थे। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर अवस्था है, सर्दियों के मौसम में स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। स्ट्रोक की जल्दी पहचान और तुरंत उपचार ज़रूरी है। बचाव के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। सर्दियों का मौसम पहले से रोगग्रस्त लोगों के लिए काफी तकलीफदेह साबित हो सकता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य से घिर जाते हैं और व्यायाम नहीं करते। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचने में बाधा आती है। इसी कारण से ठंड में हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसका निदान करना, इसका चिकित्सा करना, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि शराब का सेवन, और इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ मतलब एक्सरसाइज ना करना, कुछ फैमिली हिस्ट्री भी रहती है और प्रीवियस स्ट्रोक भी एक रिस्क फैक्टर्स है। कुछ इंसानों को छोटे छोटे स्ट्रोक होते हैं जिसको कहते हैं मिनी स्ट्रोक्स, वो भी रिस्क फैक्टर है। तो ये सब को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप में मौजूद हैं तो इसका आप बहुत ध्यानपूर्वक इसका इलाज कराएं। अधिक कोहरे और प्रदूषण में बाहर जाना या अचानक ठंडे मौसम में चले जाना, अचानक तापमान परिवर्तन समस्या का कारण बन सकता है। जब भी आपको स्ट्रोक के लक्षण नजर आए, यानी कि मुंह में टेढ़ापन आना, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, अचानक हाथ पैरों में एबनॉर्मल सेंसेशंस आना,
संतुलन बिगड़ जाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सब अचानक अगर होना शुरू हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि इलाज संभव है। और अगर जल्दी से इलाज कराएं तो इससे आपको राहत मिलेगी और आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। और गोल्डन आवर जो है वो 4.5 घंटा कहा जाता है, तो इसके अंदर अंदर आपको पहुंचना है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको राहत मिलेगी। सर्दियों में पौष्टिक आहार लें। आपका आहार और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है। थोड़ी सी सावधानी रखें तो सर्दियों के मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक